लेट्स स्टार्ट। लास्ट हमने ब्रिज द गैप वाला टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे एंड आज टेक्निकली वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा एंड देन वी विल स्टेप डाउन इनटू द शूज ऑफ क्लास 12 कोर सिलेबस। ओके, तो पुराना जितना ब्रिज द गैप में हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था, आई होप सो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी जब हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा। मोस्ट इनवाइटेड रहता है हमेशा कमेंट। तो आई होप सो ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। सो बच्चों, हमने लास्ट क्या पढ़ा था ये सबके सामने है। लास्ट वी डिड द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द कंटेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इसकी हमने क्लोजिंग एंट्री भी कर ली थी। और क्लोजिंग एंट्री के लिए मैंने लोगों को बताया था कि हम नॉमिनल अकाउंट्स लिखते हैं, उसमें हम कोई भी पर्सनल या रियल अकाउंट नहीं लिखते बिकॉज क्लोजिंग एंट्री सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स को लेकर होती है। गॉट इट क्लियर? और वो क्लोजिंग एंट्री का जो भी कॉम्पोजिशन है दैट गोज इनटू ट्रेडिंग पीएल, और ट्रेडिंग पीएल आपको बता देगा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। पीएल से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बातें सबको क्लियर थी? चलिए, तो वेरी क्विकली एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बाय द टाइम पीपल आर ज्वाइनिंग अस। सो बॉट गुड्स फॉर कैश की एंट्री थी परचेज टू कैश, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री हो गई ट्रेडिंग टू परचेज। देन कैश टू सेल्स, क्लोजिंग एंट्री हो गई सेल्स टू ट्रेडिंग। देयर आफ्टर इट्स परचेज टू गोपी, क्लोजिंग एंट्री हो गई ट्रेडिंग टू परचेज। देयर आफ्टर इट इज रॉबर्ट टू सेल्स, क्लोजिंग एंट्री हो गई सेल्स टू ट्रेडिंग। कैश टू रॉबर्ट, गोपी टू कैश, फर्नीचर टू कैश। इन एंट्रीज में आपको एक भी नॉमिनल अकाउंट विजिबल नहीं है, तो हम इनकी कोई भी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं करेंगे बिकॉज इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनल अकाउंट। तो यहां तक आई होप सो द थिंग्स वर गोइंग वेल। सबको समझ में आ गया? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पक्का कंफर्म? चलिए, कोई किसी की क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क, नहीं तो चलते हैं राइट साइड वाले कॉलम में। सो राइट साइड में भी मैंने जब आपको पिछली क्लास में एंट्रीज लिखवाई थी, हमने सबसे पहले क्या एंट्री लिखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री थी रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की एंट्री थी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, सर प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश क्यों नहीं लिख सकते? वो एडजस्टिंग एंट्री तो होती है बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम अक्रूवल बेसिस जब फॉलो करते हैं तो यही एंट्री बनती है। देन इट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन। देन इट इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्लोजिंग स्टॉक की बच्चों कोई भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री आप किसकी करते हैं? ट्रांजैक्शंस की। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट। तो इसकी क्लोजिंग होगी, एडजस्टिंग नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टिंग एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आई होप सो यहां तक के कॉम्पोजिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ये भी लिख लिया था दैट जो टाइप 1 की हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं हम उनको जर्नलाइज करते हैं एंड देयर आफ्टर कहां पे पुट करेंगे? लेजर। और लेजर से क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट्स की जो जर्नल एंट्रीज हैं ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होती हैं। ये सब मैंने कल तक के लेक्चर में कवर किया है, जिनका छूट गया हो वो पिछला वीडियो ब्रिज द गैप 2 वाला देख सकते हैं। एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इनके बाद आप क्या लिखते हैं? इनके बाद भी आप क्लोजिंग एंट्री लिखते हैं। तो 11th क्लास में इस पे फोकस इसलिए कम रहता था हर टीचर का, क्योंकि 11 में जनरली ये उतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता था। 12th में टेस्ट ही यही होता है, इसलिए फोकस थोड़ा ज्यादा है। सो लेट्स कम डाउन टू द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव डन। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि 4 लाइंस आप ब्लैंक छोड़ेंगे। जहां पे 2-2 लाइन में तो आपने ये दोनों एंट्रीज कर ली है, अब आपको कौन सी एंट्रीज करनी है? क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, जहां पे आपने एंट्री लिखी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लीज तोते की तरह रटिएगा मत। सर सैलरी यहां डेबिट था तो यहां पे क्रेडिट हो गया, रेंट डेबिट था तो यहां पे क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस तो यहां पे भी क्रेडिट था और यहां पे भी। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि जो एडजस्टिंग में डेबिट है वो क्लोजिंग में क्रेडिट होगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। क्लोजिंग एंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट्स
इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट में जाती हैं और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में जाते हैं। एक्सपेंसेस के लिए कॉमन एंट्री है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और इनकम के लिए कॉमन एंट्री है रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और पीएल। और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ओके, सो जो दो लाइंस खाली हैं आपके पास, देयर वील बी डूइंग ऑल दीज एंट्रीज। तो यहां तक कोई क्वेरी है प्लीज आस्क, एल्स वी स्टार्ट विद दिस। तो जिनका ये कॉम्पोजिशन छूटा हुआ है जो मैंने कल तक पढ़ाया था, वीडियो से अपनी कॉपी में आप अपडेट करेंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी समझेंगे। सो बच्चों, आपने एंट्री जहां पे की है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जस्ट बिलो दैट पुट दिस एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्यों कर रहे हैं सर ये एंट्री? सैलरी को पीएल की डेबिट साइड में ले जाना है, और जब सैलरी पीएल की डेबिट में जाएगी तभी ये एक्सपेंस की तरह वहां पे रिकॉग्नाइज होगा और तभी आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, देन रेंट टू आउटस्टैंडिंग, रेंट के बाद एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस की क्लोजिंग एंट्री पीएल टू इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस एज एन एक्सपेंस पीएल की डेबिट में जाना है। देन कमीशन एज एन इनकम पीएल की क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री बनेगी कमीशन टू पीएल। इसीलिए मैंने संडे को ग्रुप में वीडियो फ्लोट किया था, जिससे जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा 11th में, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री क्या होती है वो उसको देख सकते हैं, और नहीं तो ब्रिज द गैप सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। देन डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर की क्लोजिंग एंट्री है पीएल टू डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्लोजिंग एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएल। क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ क्लोजिंग ही एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और अगर अब आप देखें कि पीएल में टू सैलरी लिखते थे, टू रेंट लिखते थे, टू इंश्योरेंस लिखते थे, बाय कमीशन, टू डेप्रीसिएशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये सारा खेल पीएल में लिखने का एंट्री से ही होता था। बट जो ट्रेनिंग आपको दी गई थी वो दी गई थी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो पीएल में डेबिट करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट इनकम्स हैं तो पीएल में क्रेडिट करो, डायरेक्ट इनकम सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करो। तो आपका लिखने का तरीका फर्क था, बट लॉजिक यही था। So please update this very quickly, children. So the last topic in the session called Bridge the Gap is the effect of incomes and expenses on business profits and losses. Please copy this composition बच्चों, and इसको समझने के लिए आपको draw करना पड़ेगा what is called as a miniature ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो आप पहले इस पूरे कॉम्पोजिशन को कॉपी करेंगे एंड देयर आफ्टर आप बनाएंगे एक ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। सो ड्रॉ इट एज आई एम ड्रॉइंग, बट पहले ये कॉलमनर कंटेंट कॉपी कर लीजिए। Put the heading trading and PL account. For the year ending ... Trading account का answer children we used to get as gross profit carried down. एक imaginary figure हमने यहाँ पे ले लिया 11 लाख रुपीस का। एंड देयर आफ्टर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को इन पीएल अकाउंट क्या करेंगे, हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चलन पीएल की क्रेडिट साइड में आई प्रपोज टू राइट एन इनकम ऑफ 20,000 रुपीज। मैथ सबको आती है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस ऑल्सो माइनस। सो चिल्ड्रन 1 लाख का प्रॉफिट है और 20,000 की इनकम है। आपका रिजल्टेंट पीएल अकाउंट से क्या आना चाहिए? 1 लाख, 120, 80। टेक द करेक्ट चॉइस। व्हाट वुड बी द आंसर? 1 लाख का जीपी है, 20 की इनकम है, आपकी इनकम नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि इनकम्स आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट शो करती है बच्चों? इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस।
आप सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां पे ये कॉम्पोजिशन बहुत काम आएगा आपको. सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली. So now we'll take the example that 1 लाख रुपीस का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था चिल्ड्रन, and on the debit side we happen to put an expense worth 8,000 rupees. So बच्चों क्रेडिट में 1 लाख है और डेबिट में 8,000 है. आई रिपीट, क्रेडिट में 1 लाख और डेबिट में 8,000 है. Now what will be the resultant? Now what will be the resultant? Net profit 92,000. तो moral of the story is this, that expense का क्या effect पड़ेगा आपके profit पे? It will decrease or it will increase? It will decrease. तो same algebra का concept है, profit होगा और income है तो बढ़ जाएगा. चोर चोर मौसेरे भाई, minus minus plus. Profit है and on the other side it is an expense, तो your profit will go down. Same example में इसको भी copy कर लीजिए. तो अब एक और ट्रेडिंग पीएल बना लीजिए, एक और, एंड देयर इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वील बी शोइंग ग्रॉस लॉस. चलिए भाई, इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वील शो ग्रॉस लॉस. सो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन. लेट्स टेक द वैल्यू 80,000. दिस इज द सेकेंड वन बच्चों, उसी में मत कंटिन्यू करिएगा. एंड डेबिट साइड पे आप लिखेंगे क्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 80,000. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. You happen to write some expense on the debit side, let us say 7,000. So 80 का बिजनेस में लॉस था और 7 का आपने एक्सपेंस शो कर दिया. लॉस वुड इंक्रीज, यस और नो? अब आपका 80 का लॉस कितने का हो जाएगा? 87 का. तो आपका सो कॉल्ड एक्सपेंस का इफेक्ट लॉस पे क्या पड़ेगा? लॉस वुड इंक्रीज. सेम अलजेब्रा की थ्योरी है, माइनस माइनस प्लस. और इस थ्योरी से ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिन्हें हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं, ल्यूकस पैसियोली, जो कि गलत है क्योंकि ग्रैंडफादर चाणक्य थे जिन्होंने 4th सेंचुरी बीसी में अकाउंटेंसी लिख दी थी. और हम सब बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है कि ल्यूकस पैसियोली वाज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी. चलिए मैं मान लेता हूं ही वाज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, देन चाणक्य शुड बी कॉल्ड एज द ग्रैंडफादर ऑफ अकाउंटेंसी. समझ में आ रही है बातें? तो अब कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि ल्यूकस पैसियोली मर्चेंट थे, मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं. कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि मैथ्स के प्रोफेसर थे. तो इस बात से समझ में आता है मेरे को कि मैथ्स के प्रोफेसर वो जरूर रहे होंगे. सो माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट लग रहा है. 80,000 का बिजनेस में लॉस था, 7,000 रुपए का एक एक्सपेंस आ गया, तो योर लॉस वुड इंक्रीज टू 87,000. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन लॉसेज? आवर लॉसेज वुड इंक्रीज. समझ में आ गया? तो ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जैसा जो आप चैप्टर पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से दूसरा, मेरे हिसाब से पहला, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उसमें. चलिए अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन. Let's proceed further. Now children, we'll be putting income on the credit side, and suppose the value of income is 4,000 rupee. So आपको डेबिट साइड में कितना लॉस नजर आ रहा है? 80,000. and credit side, what is the amount of income? 4. So it is now on the opposite side. Now on the opposite side. तो आप बोल सकते हैं माइनस आइडेंटिटी और ये प्लस आइडेंटिटी है. तो भाई मैथ्स के हिसाब से माइनस प्लस तो डिप्लीट कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है. सो 80 minus 4, व्हाट्स द आंसर? 76,000 रुपीज. सो लॉस इनकम की वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो प्लीज कॉपी दिस वेरी क्विकली. चलो भाई, सबको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है एंड फर्दर देयर हैपेंस टू बी एनी इनकम, तो व्हाट विल हैपन? योर प्रॉफिट वुड इंक्रीज. और अगर एक्सपेंस हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? योर प्रॉफिट वुड डिक्रीज. बट लॉस के केस में चिल्ड्रन उल्टा चलता है. अगर इनकम है तो ये आपके लॉस को कम करने में हेल्प करेगा, और अगर एक्सपेंस है तो ये आपके लॉस को बढ़ा देगा.
इस फ्लो चार्ट को कॉपी कर लीजिए, ये बड़ी मजेदार और बड़ी काम की चीज है। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए बी क्विक टू दिस। सो बच्चों चलिए एक नई स्टोरी की तरफ, आपको एक कहानी आज सुनाते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। एंड आई वांट कि ये कहानी सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब आपको जेरोक्स अवेलेबल हो जाएगा इसका, तो आपको लिखना बहुत कम पड़ेगा। सो आई होप सो। द स्टोरी की जो हेडलाइन है, लॉ ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, ये सबको नजर आ रही है। तो स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस। मिस्टर संकट इज अ 24-year graduate from a very good MBA college. He had an idea after exploring multiple alternatives, और 25 लाख रुपए इसको गिफ्ट मिला अपने ग्रैंड पेरेंट से। एंड ही स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ वुलन गारमेंट्स। सुनाई पड़ी है सबको बात? एंड चिल्ड्रन, दिस बिजनेस इज नोन एज व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप। प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी इन योर कॉपी, फिर हम इस संकट का संकट दूर करेंगे। So children, now he is running his business successfully, और आज 8 साल हो गए इसका बिजनेस कंप्लीट हुए। Established a good name and fame of the enterprise in the market, and now he wishes to do what? He wishes to expand his business. भाई बिजनेस कैसे एक्सपैंड होगा? नेचुरली ट्रू, इसके सामने दो प्रॉब्लम्स आ गई। पहली प्रॉब्लम, he needs more investment, and second problem, he needs more मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। तो अब ये दोनों चीजें कहां से आएंगी? ही रिमेंबर्ड, इसके साथ एक दोस्त इसका पढ़ता था कॉलेज में, हुज नेम वाज मोचन। बड़ा अजीब नाम है सर। सो इसने अपने दोस्त के साथ आइडिया डिस्कस किया और इसका दोस्त रेडी हो गया। ठीक है, आई विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 25 लाख एंड दिस बिजनेस गेट्स एक्सपेंडेड एंड इट इज नेम्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो बातें समझ में आ गई कि इसके फ्रेंड ने अग्री क्यों किया इसके साथ बिजनेस करने के लिए। ही मस्ट बी गेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज भी होगा तो बिजनेस और अच्छा होगा। बट क्या जबरदस्ती मिस्टर संकट ने मिस्टर मोचन को अपना पार्टनर बना लिया? नो, नॉट एट ऑल। सो वी कैन से दे हैड अ म्यूचुअल कंसेंट, और यहां पे जितना राइट मिस्टर संकट के पास होगा उतने ही राइट्स मोचन के पास भी होंगे। जो काम संकट करेगा वो मोचन को भी लीगली बाइंड करेगा, जो काम मिस्टर मोचन ने किया वो संकट को भी लीगली बाइंड करेगा। सो वी कैन कॉल दैट दे हैव अ म्यूचुअल एजेंसी, कि भाई मेरी हरकतें आपके ऊपर भी लागू होंगी, आपकी हरकतें मेरे ऊपर भी लागू होंगी। तो अगर ऐसा हो कि एक पार्टनर की एक्टिविटीज दूसरे को बाइंड ना करे, दूसरे की एक्टिविटीज पहले वाले को ना करें, सॉरी टू से ये पार्टनरशिप नहीं होता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप बिजनेस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कॉपी दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल। तो बच्चों इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं और बिजनेस एक्सपेंशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। और अब ये स्टोरी आपको नई नजर आ रही होगी। द बिजनेस वॉज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। नाउ दीज टू फ्रेंड्स फर्दर वांटेड टू एक्सपैंड द बिजनेस, और ट्रेडिंग से कन्वर्ट करना चाहते थे उसको एज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। तो एक चीज उन्होंने सोची कि भाई अब इसके लिए तो और पैसे चाहिए, एंड एस्टिमेट किया गया, और अब इनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 20 करोड़ रुपए। सर करेंगे क्या है 20 करोड़ का? करेंगे क्या ये तो बात की बात है, पैसा आएगा कहां से पहले इसको सोचा जाए। 20 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर 10 रुपए ये मेरे से मांगेंगे, आपसे मांगेंगे, आप भी दे दोगे, और 2 करोड़ लोग तो इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में मिल ही जाएंगे। तो 2 करोड़ लोग अगर 10-10 रुपए दें तो इनका 20 करोड़ का प्लान कामयाब हो सकता है। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? 2 करोड़ लोग अगर 20-20 रुपए दे दें तो इनका प्लान कामयाब हो जाएगा। यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को समझने में? सर ये तो बड़े बढ़िया बात बता दी, हम भी सर अब यही काम करेंगे। सर 2-4-5 करोड़ लोगों को 10-10 रुपए का प्लान समझाते हैं, 10 रुपए तो कोई भी दे देगा, 50 करोड़ आ जाएगा।
एंड उसके बाद अगर ये पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं हुआ तो आपका रहना खाना पीना सब फ्री होगा। समझ में आ गया? जेल के अंदर। तो कृपया करके ये सब हरकतें मत करिएगा। 20 करोड़ रुपए जब इनको मिल जाएंगे, व्हाट दे विल डू विद दैट मनी? इन्होंने सोचा है कि भाई 40 लाख रुपीस का लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेंगे, 3 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होगा, रॉ मटेरियल विल बी वर्थ ₹9 करोड़, बाकी का बचा हुआ 7 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चे पानी के लिए रखा जाएगा। तो ये 20 करोड़ का एलोकेशन है। पब्लिक को ये बातें डिस्क्लोज करेंगे। ये पब्लिक ने फेथ क्रिएट करते हुए भरोसा जीत लिया इन लोगों ने पब्लिक का। पब्लिक ने इनको पैसे दे दिए, इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, बिजनेस किया, और 1 साल के बाद बच्चों ये जो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इट वेंट अप टू हाउ मच? 24 करोड़। 4 करोड़ रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। वैल्यू थोड़ी बड़ी है बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 करोड़ का प्रॉफिट इन 2 करोड़ लोगों को मिलेगा। यस और नो? तो आई एम कीपिंग इट सिंपल। 4 रुपए अगर 2 लोगों में बटेगा, आई रिपीट, 4 रुपए अगर 2 लोगों में बटेगा चिल्ड्रन, तो एक इंसान को कितने पैसे मिलेंगे? 2 रुपए। तो 4 करोड़ रुपए when distributed among 2 crore people, each person would be getting how much? 2 रुपी। 2 रुपी का प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10 रुपी का। सो चिल्ड्रन, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 20%। इंडिया में कोई भी बैंक आपको 20% का इंटरेस्ट नहीं देता, कोई भी बॉन्ड आपको 20% का इंटरेस्ट नहीं देता, कोई भी रियल एस्टेट आपको 20% का रिटर्न नहीं देता, कोई भी सो कॉल्ड गोल्ड जैसा इन्वेस्टमेंट भी 20% का रिटर्न नहीं देता। ऐसे रिटर्न्स की उम्मीद सिर्फ इक्विटी शेयर से ही लगाई जा सकती है। सो बच्चों, अब कहानी ये बनती है कि 10 रुपए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, इस 10 रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए एक नाउन है, एंड द वर्ड इज शेयर। एक हिस्सा है आपका यहां पे। 2 रुपी इज नोन एज डिविडेंड, 20% भी डिविडेंड बोल सकते हैं, और इन लोगों का नाम क्या होगा? शेयर होल्डर या ओनर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आपको एक राज की बात बताएं, हमारे पापा ने भी रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, हमारी मम्मी ने भी टाटा के शेयर खरीदे हैं, तो सर मतलब वो ओनर हो गए रिलायंस और टाटा के? बिल्कुल सर, आज से इज्जत बढ़ गई सर माँ बाप की। पापा मम्मी के सामने मत बोलना, चप्पल ही चप्पल पड़ेगी, इज्जत तो हमेशा से रहनी चाहिए। बट सर अगर वो ओनर हैं तो मुकेश अंबानी जी की तरह, रतन टाटा जी की तरह, गौतम अडानी जी की तरह चेयर पे बैठ के एसी ऑफिस में डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? वो ओनर हैं बट इतने बड़े ओनर नहीं है कि डिसीजन ले सकें। सर वो कैसे होता है? उसके लिए बनना पड़ेगा डीपीजी, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। आई रिपीट, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर पढ़ेंगे तो इस स्टोरी को मैं आपको लिखवाऊंगा भी और चीजें भी समझाऊंगा साथ में। ये वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लार्जेस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इफ यू हैपन टू आस्क मी, सर मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस में कितना पैसा लगाया होगा, मैं बोलूंगा 4-5%। सर पैसा कितना होगा? कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ रुपए। 5% ही 5 से 6 लाख करोड़ है, तो 90% पैसा तो पब्लिक का है, बट उन्होंने जितना लगाया है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, nobody has invested more than that. That's why he is the dominant promoter group category member. समझ में आ गई बात? So children, this idea of setting up a huge business regulated by governmental laws is known as what? Joint stock company. एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अंगूठा छाप नहीं माना जाएगा, नहीं लाइक करेंगे तो अंगूठा छाप मान लिया जाएगा। Got it clear? तो इतनी प्यारी सी सिंपल सी स्टोरी शायद आपने कभी जीवन में ना सुनी हो कि सोल प्रोप्राइटर से कैसे लोग पार्टनरशिप बनाने की सोचते हैं और पार्टनरशिप से कैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाने की सोचते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पार्टनरशिप होगा तभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनेगा, डायरेक्टली भी बन सकता है, बट इट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप जनरली। ओके, अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर भी सर ये एरो क्यों लगे हुए हैं? ज्वाइंट शब्द का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉमन पर्पस, स्टॉक शब्द का मतलब होता है शेयर, और कंपनी शब्द का मतलब होता है ग्रुप। ये होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग। पढ़ा जरूर होगा 11th में, आईएससी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स सब्जेक्ट में और सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज में, बट आई कैन चैलेंज, ये धमाकेदार एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो मैंने अपनी कंपनी का नाम क्या रख दिया है, संकट मोचन लिमिटेड। कभी कभी आपको नजर आएगा संकट मोचन प्राइवेट लिमिटेड। सर दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क तो बहुत ढेर सारे होते हैं, तोते की तरह बच्चे रट भी लेते हैं, बट मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। और ये ब्रह्मास्त्र क्या है? जिस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में बाय सेल होता है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी। ओके, और जिस कंपनी का शेयर जनरली बाय सेल नहीं होता, मेजॉरिटी केसेस में वो प्राइवेट कंपनी ही होती है। आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिक कंपनी है तो शेयर बिकेगा ही बिकेगा, हो सकता है बिके, हो सकता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं, वो चाहती हैं कि जिन लोगों ने हमको पैसे दिए हैं वो कल को जाना चाहे अगर, तो अपना शेयर किसी और को बेच के एग्जिट ऑप्शन ले सकते हैं। गॉट इट क्लियर? तो इफ आई आस्क यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, these are private sector और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। 90% बेचारे भोले भाले बच्चे बोलते हैं सर हमें नहीं पता। फिर जब मैं पूछता हूं ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, झट से आंसर आता है सर ये प्राइवेट कंपनी है। अरे भैया अगर प्राइवेट कंपनी होती तो शेयर कैसे बिकता है रिलायंस का स्टॉक मार्केट में? ये सारी की सारी बच्चों पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की। सर व्हाट इज भारत संचार निगम लिमिटेड? भारत संचार निगम लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर। सर सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, इनके जो हेड्स होते हैं, ये टॉप मोस्ट गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स ही जनरली होते हैं। ओके, बट रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो सेक्टर अलग है और टाइप ऑफ कंपनी अलग है। खैर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे तो इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। आपका एक्सप्लेनेशन रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टनरशिप ही है। समझ में आ गया? चलिए, सो चिल्ड्रन नाउ वी आर इनटू द कोर सिलेबस ऑफ क्लास 12। आपका पहला यूनिट जो लगभग 35 से 36 नंबर का टेस्ट होता है आईसीसीबीएसई दोनों में, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहां पे नजर आएगी। व्हेन टू और मोर पर्संस जॉइन हैंड्स। हाँ सर हम पापा के साथ मम्मी के साथ एक एग्जीबिशन में गए थे तो पार्टनरशिप हो गई, बिल्कुल, बट इफ इट इज अ बिजनेस एल्स नॉट। एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। सर इतना क्यों एम्फसाइज करते हैं आप? मैनेजर को 11th क्लास में बोला गया था कमीशन देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, याद होगा बच्चों को, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। तो आप अपने मैनेजर के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यस और नो चिल्ड्रन? क्या लॉस होगा तो आप कमीशन देंगे? नहीं देंगे। क्या लॉस होगा, क्या वो घर से मैनेजर अपने पैसे लेके आएगा? तो मैनेजर प्रॉफिट में तो शेयर कर रहा है बट लॉस में नहीं कर रहा। पार्टनर वो होता है जो दोनों में शेयर करे। तो सीबीएसई और आईएससी ने तो आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा एमसीक्यू में, बट काफी जगह पे ये क्वेश्चन मैंने देखा है। एंटाइटलमेंट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर ऑन प्रॉफिट्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप? ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी ईदर ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मैनेजर अंकल प्रॉफिट शेयर करेंगे बट लॉस नहीं करेंगे। पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग कहां पे बच्चे फंसते हैं? तो पेपर एमसीक्यू है, ये लगता है बड़ा आसान है, कौन बनेगा करोड़पति का 1000 का क्वेश्चन है। सॉरी चिल्ड्रन, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के जो आपको मिलेंगे सब समझ लीजिए 7-7 करोड़ के क्वेश्चन हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी रहता ही नहीं है अनटिल अनलेस आपने कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्कूबा डाइविंग करके ना पढ़ा हो, बहुत ज्यादा। गॉट इट क्लियर? तो बच्चे सोचते हैं थ्योरी है छोड़ दो क्या फर्क पड़ेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा निपट जाएंगे सीधे, क्योंकि कोर ऑफ द सिलेबस जानते ही नहीं है। सो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या पूछता है? रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब यहां पे जब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो आई मीन टू से लॉस ऑल्सो। ये सेक्शन 4 की डेफिनेशन में डेफिशिएंसी है, कानून बनाने वाले थोड़े कम पढ़े लिखे थे उस समय। ऑफ व्हाट? दो दोस्तों ने मिलके एक जमीन खरीदी, 4 हिस्से में डिवाइड किया,
एक पे मंदिर, एक पे मस्जिद, एक पे चर्च, एक पे गुरुद्वारा खोल लिया, जितना कलेक्शन आता है शाम को जाके ताज मानसिंह में डिनर करते हैं। क्या बच्चों ये बिजनेस है? हाँ उनका तो बिजनेस ही है, बट इन द आइज ऑफ लॉ ये बिजनेस नहीं है, इसके लिए जेल है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। कहने का मतलब जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं, गन पॉइंट पे किसी को चल बन मेरा पार्टनर, अलाउड नहीं है। एंड देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। आपके पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी उम्र जब 24 साल हो गई, आपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, सॉरी ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। आपका फ्रेंड कोई बिजनेस कर रहा था, 34-35 ईयर्स जब उसकी एज हुई, उसने आपसे रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरे बिजनेस मेरी हेल्प कर दो, आपने ज्वाइन कर लिया, प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग की कोई बात नहीं हुई है, सॉरी इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक सही चीज बताता हूं, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये किताब में पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा झूठ है ये। रियल लाइफ में ओरल अग्रीमेंट्स को माना ही नहीं जाता, क्योंकि कोर्ट में जब केस जाएगा तो एविडेंस कहां से आएगा, इसलिए रिटन अग्रीमेंट रियलिटी में होना बहुत जरूरी है। आप अगर बैंक में जाके पार्टनरशिप बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, मैनेजर सबसे पहली चीज बोलेगा पहले तो जीएसटी सर्टिफिकेट लेके आइए, तब हम आपका करंट अकाउंट खोलेंगे। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप बोल रहे हैं प्लीज गेट इट रजिस्टर्ड फर्स्ट, एल्स हम आपका अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। बट हमारे बच्चों को सिलेबस में ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती, एग्जाम में सब पूछा जाता है। तो प्रेफरेबली पार्टनरशिप इन रियलिटी शुड बी ऑप्शन ए रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी अनरजिस्टर्ड, ऑप्शन सी कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चा पता है क्या लिख के आएगा? कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, क्योंकि उसको पढ़ाया ये गया है, गलत पढ़ाया गया है, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में आपके। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इन रियलिटी इट शुड बी रजिस्टर्ड। हाँ, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट कुड बी रजिस्टर्ड, इट कुड बी अनरजिस्टर्ड। समझ में आ गई बात? पक्का? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा चीजों को जो किताब से हट के आपको बताई जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो आगे चलते हैं, हम मिस्टर संकट और मिस्टर मोचन को अलग अलग पार्टनर्स बोलेंगे बच्चों, मिला के वी विल कॉल देम एज व्हाट? फर्म। और अगर कोई बढ़िया सा नाम रख दिया तो क्या बन जाएगा? फर्म नेम। किसी सीए के पास जाइए और बोलिए मेरी इनकम पे टैक्स बन रहा है, मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कैसे मैं अपना आईटीआर फाइल करूं? सीए आपसे पूछेगा प्लीज टेल मी इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और इट्स अ फर्म। अब बच्चों इकोनॉमिक्स की भाषा में फर्म का मतलब होता है बिजनेस यूनिट, बट अकाउंटेंसी की भाषा में फर्म का मतलब सिर्फ एक ही होता है, इट्स पार्टनरशिप, नथिंग एल्स। तो जब सीए आपसे पूछे सोल प्रोप्राइटरशिप है कि फर्म है, ये मत बोलिएगा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल मैन बिजनेस, फर्म मतलब इट्स अ पार्टनरशिप। बट इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी फर्म होती है, तो वहां पे फर्म का मतलब बिजनेस यूनिट है, बट यहां पे फर्म का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप है। समझ में आई बातें? तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि इस कॉम्पोजिशन को प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए विद द हेडिंग नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉलोड बाय अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। वेरी सून यू विल बी गेटिंग द जेरोक्स ऑफ ऑल द मटेरियल, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन होना एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैंडेटरी नहीं है, बट आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाइए, किसी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करिए, और अगर आप बोलें कि आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, कोई भी अननोन पर्सन कहेगा जाओ पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप कब पैदा हुए आपके पापा मम्मी ने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, बट ऑफिशियली there are certain documents which are accepted only as a proof of date of birth certificate. Okay, it could be the original DOB certificate जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको देता है, it could be class 10th marksheet, but सर हमने तो अभी 10th पास नहीं किया है, it could be your आधार कार्ड even। समझ में आ गया? पक्का पैन कार्ड पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, तो सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। इफ देयर आर एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। तो आई होप सो थ्योरी में आपने बिजनेस स्टडीज में और आईसी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट? जितना आपने थ्योरी में पढ़ा था आज आप उसकी रीडिंग एक बार कर लीजिएगा, ताकि पार्टनरशिप में टाइप ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल दैट फिर से एक बार आपका रिवाइज हो जाए।
तो 12th क्लास में आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़नी है, वहां पे आपने पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल सेटअप पढ़ा था। गॉट इट क्लियर? तो अगले सेशन में, दैट इज नेक्स्ट सेशन में, वील बी टेकिंग अप द एसेंशियल फीचर्स। उसके बाद मैं आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में भी काफी कुछ बताऊंगा, अगेन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी, बट काफी क्वेश्चन एग्जाम में उससे भी पूछे जाते हैं। तो वो पढ़ना काफी नहीं है कि आप सिर्फ इसी को पढ़ लें, तो आपको वो भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर कैसे पार्टनरशिप फर्म अपना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड ऑल दैट अकाउंट्स बनाता है, वील गो फॉर दैट। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा कुछ, अगर इंप्रूवमेंट के सजेशन हो, और वो ठेंगे वाला बटन तो दबाई दीजिएगा लाइक करके। ठीक, चलिए आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। किसी का कोई डाउट हो तो मोस्ट